अंटोनियो ग्राम्शी ने क्या खूब कहा था। संकट ठीक इसी तथ्य में निहित है कि पुराना मर रहा है और नया जन्म नहीं ले सकता। इस अंतरिम काल में कई तरह के रुग्ण लक्षण दिखाई देते हैं और ये बात आज की हमारी चर्चा के लिए मुझे लगता है एकदम सटीक बैठती है। आज हम भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच जो एक नई रणनीतिक साझेदारी बन रही है उस पर एक गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर हम इसे उस वैश्विक उथल-पुथल और बदलती अमेरिकी नीतियों के संदर्भ में देखेंगे जिसने पूरी दुनिया को घेर रखा है। हमारी बातचीत का आधार द प्रिंट में छपा एक काफी विचारोत्तेजक लेख है। और देखिए, ये विषय यूपीएससी की मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पर साथ ही जो लोग भी वैश्विक मामलों में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी काफी प्रासंगिक हैं। तो आज का हमारा मकसद है इस नई भारत ईयू रणनीति का एक आलोचनात्मक विश्लेषण करना, इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, इनको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये जो नई भारत ईयू रणनीतिक एजेंडा है, ये 17 सितंबर 2025 को यूरोपीय आयोग ने जारी की थी और इसे पेश किया था ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने। असल में ये एजेंडा सहयोग के 5 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। 5 स्तंभ? अच्छा। कौन कौन से? हाँ, पहला है समृद्धि और स्थिरता, दूसरा प्रौद्योगिकी और नवाचार, तीसरा सुरक्षा और रक्षा, चौथा है कनेक्टिविटी और वैश्विक मुद्दे, ठीक है, और 5वां स्तंभ है इन सबको संभव बनाने वाले, मतलब एनेबलिंग फैक्टर्स। तो उद्देश्य यही है कि इन स्तंभों के जरिए भारत ईयू संबंधों को एक कह सकते हैं नई दिशा दी जाए, एक नया ढांचा मिले। और ये रणनीति इसी वक्त अभी क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो गई? ऐसा क्या चल रहा है दुनिया में? देखिए, हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जो काफी बटी हुई सी है, बिखरी हुई सी है। जो पुरानी व्यवस्था थी जिसे हम अक्सर वेस्टफेलियन सिस्टम कहते हैं, मतलब वो राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता वाली व्यवस्था, उसे आजकल गंभीर चुनौतियां मिल रही हैं। हाँ, ये तो है। खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वहां नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां सामने आ रही हैं। और इसी बीच अमेरिका की भूमिका भी काफी नाटकीय रूप से बदली है। हाँ, वो ट्रंप वाला दौर। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में हमने देखा कि कैसे व्यापार शुल्कों को, टैरिफ्स को एक विदेश नीति के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। इसने अमेरिकी विदेश नीति में एक बुनियादी बदलाव ला दिया है और वैश्विक व्यापार व्यवस्था को भी कह सकते हैं हिला कर रख दिया है। यहीं पर वो जो जेफरी सैक्स और एंटोनियो ग्राम्शी का अंतरिम काल या इंटरेग्नम का विचार है, वो बहुत काम का हो जाता है। हाँ, जो हमने शुरू में जिक्र किया था। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, पुराना मर रहा है और नया जन्म नहीं ले सकता। हम बिल्कुल वैसे ही एक दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है। अमेरिका के नेतृत्व वाली जो व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ रही है, लेकिन एक नई स्थिर बहुध्रुवीय दुनिया अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। और इस बीच के दौर में, जैसा ग्राम्शी ने कहा था, कई तरह के रुग्ण लक्षण, मतलब समस्याएं, वो उभर रही हैं। यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इसको थोड़ा और समझाएंगी, मतलब ये अंतरिम काल और उसका इतिहास? हाँ, देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो व्यवस्था बनी, अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र बना, जिसमें P5 का दबदबा था। हाँ, बिल्कुल। उसने सैद्धांतिक रूप से उपनिवेशवाद का अंत किया, लेकिन पिछले कुछ दशकों में खासकर एशिया का जो आर्थिक उभार हुआ है, आज IMF के हिसाब से एशिया वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 50% हिस्सा है। 50%? काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। तो वैश्विक दक्षिण, मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनका आर्थिक वजन तो बढ़ रहा है, लेकिन उनका भू राजनीतिक वजन वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया है। ये बदलाव जरूरी है, पर इसमें देरी हो रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी जो पुरानी शक्तियां हैं, वो अपना घटता हुआ वैश्विक प्रभाव आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। एक प्रतिरोध है वहां। अच्छा, इसी संदर्भ में वो जो स्रोत लेख में अमेरिकी टैंट्रम्स और नव साम्राज्यवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उसका क्या मतलब है? ये सीधे तौर पर मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो विचारधारा है और ट्रंप प्रशासन की नीतियां, उनसे जुड़ा है। और जिसकी वापसी की संभावना, मतलब ट्रंप 2.0 की भी बात हो रही है। अच्छा। उदाहरण के लिए आप देखिए, वेनेजुएला जैसे संप्रभु देशों पर बहुत ज्यादा दबाव डालना, एक तरफा व्यापार शुल्क लगाना, प्रतिबंध लगाना, जो कि WTO के नियमों का साफ उल्लंघन है। हाँ, वो तो है।
पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हट जाना, सतत विकास लक्ष्यों SDGs के प्रति एक तरह की उदासीनता दिखाना, ये सब जैसा ग्रामशी ने कहा उसी मरते हुए पुराने क्रम के रुग्ण लक्षण हैं। ये एक तरह से अपनी घटती ताकत को बनाए रखने की कोशिशें हैं जिन्हें स्रोत लेख टैंट्रम्स कह रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ है बहुपक्षवाद पर, मतलब जो मल्टीलैटरलिज्म है? नतीजा ये हुआ है कि बहुपक्षवाद आज बहुत कमजोर हो गया है। WTO तो लगभग ठप पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आप देखें गतिरोध बना रहता है। हाँ, वो तो दिखता है। तो इस खालीपन को भरने के लिए G20 और ब्रिक्स जैसे नए समूह उभर रहे हैं, लेकिन उन पर भी पुरानी शक्तियों का दबाव बना रहता है। तो इस पूरी पृष्ठभूमि में भारत और यूरोपीय संघ ये दोनों कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इनकी अपनी अपनी रणनीतियां क्या हैं? देखिए, भारत ने इस बदलते माहौल को देखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा है और अपनी विदेश नीति को काफी लचीला और कह सकते हैं व्यवहारिक बनाया है। जहां जरूरत पड़ी, भारत ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों का सामना भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या EU भी ऐसा ही करेगा? स्रोत ये बताता है कि भारत में ऐसी धारणा है कि EU, जो कि एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है, उसने अमेरिकी दबाव का उस तरह से मुकाबला नहीं किया जैसा शायद उसे करना चाहिए था। अच्छा, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। हाँ, और यहीं पर भारत और EU के नजरिए में एक बुनियादी अंतर दिखता है। EU पारंपरिक रूप से अपनी सॉफ्ट पावर पर ज्यादा जोर देता है। सॉफ्ट पावर मतलब लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का शासन, इन जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना, वो भी बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अच्छा। दूसरी तरफ भारत है। भारत अपने संवैधानिक सिद्धांतों को बाहर एक्सपोर्ट करने में यकीन नहीं रखता और अपने मुश्किल पड़ोस को देखते हुए भारत अपने रणनीतिक पार्टनर्स से हार्ड पावर में सहयोग की उम्मीद रखता है, मतलब सैन्य और सुरक्षा क्षमताओं में। तो ये सॉफ्ट पावर बनाम हार्ड पावर की जरूरत यहीं पर एक चुनौती है। बिल्कुल, यहीं पर तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती है। ये तो दिलचस्प है। चलिए अब EU के इस नए रणनीति दस्तावेज के कुछ खास बिंदुओं पर आते हैं, जिनका स्रोत, जैसा आपने कहा, आलोचनात्मक नजरिया पेश करता है। दस्तावेज कहता है कि भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। ये तो ठीक है। फिर वो कहता है कि यूरोप और इंडो पैसिफिक जुड़े हुए हैं और वहां नियम आधारित व्यवस्था को खतरा है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर का जिक्र है, इसलिए भारत एक प्राकृतिक रणनीतिक साझेदार है। और ये भी कि इस साझेदारी को ऊंचे स्तर पर ले जाना प्राथमिकता है और ये 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारियों में से एक बन सकती है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, कागज पर तो ये सब बहुत सकारात्मक दिखता है, लेकिन स्रोत यहीं पर कुछ सवाल खड़े करता है। पहली बात, क्या EU के जो सभी 27 सदस्य देश हैं वो सब वास्तव में भारत को इतनी ही ऊंची प्राथमिकता देते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अपने राष्ट्रीय हित हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं जो अलग अलग हो सकती हैं। ये बात तो है। अव्यवस्था बढ़ती है तो क्या भारत की प्राथमिकताएं वही होंगी जो EU की हैं? स्रोत का मानना है कि ठीक है, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात, नियम आधारित व्यवस्था की बात, ये सब अपनी जगह है, लेकिन भारत के नजरिए से ऐसा लगता है कि EU अमेरिकी दबाव के आगे झुक जाता है, जबकि भारत ने ज्यादा स्वतंत्र रुख अपनाया है, ऐसा? हाँ, कुछ हद तक। तो ये जो प्राकृतिक साझेदारी की बात है वो कितनी स्वाभाविक है, ये देखने वाली बात होगी। इसमें कुछ सवालिया निशान हैं। यानी कथनी और करनी में अंतर हो सकता है, ये आशंका है। अच्छा, दस्तावेज में आर्थिक सहयोग पर भी काफी जोर दिया गया है। कहा गया है कि EU भारत की समावेशी और सतत विकास में मदद करेगा, 2047 तक विकसित देश बनने का जो लक्ष्य है, अपनी नियामक विशेषज्ञता देगा, बाजार तक पहुंच देगा, नवाचार में मदद करेगा और आर्थिक सुरक्षा, डी रिस्किंग, लचीली सप्लाई चेन बनाने में भारत को एक अनिवार्य भागीदार बताया गया है। और सबसे अहम बात, 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो बड़ा कदम होगा। हाँ, FTA वाला लक्ष्य वाकई बहुत महत्वाकांक्षी है और अगर ये हो जाता है तो बहुत ही सकारात्मक होगा। व्यापार और निवेश के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत जो दूसरे आर्थिक वादे हैं
उन पर थोड़ा संदेह जताता है। जैसे मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता और ये जो संरक्षणवादी माहौल बन रहा है, उसमें ईयू भारत के विकास में कितना ठोस और बिना रुकावट के योगदान दे पाएगा, ये कहना मुश्किल है। इसी तरह डी रिस्किंग और सप्लाई चेन में भारत को अनिवार्य भागीदार कहना, ये अभी शायद ज़मीनी हकीकत से थोड़ा आगे की बात लगती है। इसे हकीकत बनने में समय लगेगा और ठोस कदम उठाने होंगे। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि महत्वाकांक्षाएं तो बहुत ऊंची हैं, पर क्या वो मौजूदा माहौल में यथार्थवादी हैं? ये सवाल है। समझ गया। अब सुरक्षा और भू राजनीति वाले हिस्से पर आते हैं। दस्तावेज में सुरक्षा और रक्षा साझेदारी बनाने की बात है। यूरो अटलांटिक मतलब नेटो क्षेत्र और इंडो पैसिफिक के बीच समन्वय बढ़ाने की बात है, खासकर भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर के बीच। यूक्रेन पर रूसी आक्रामकता को लेकर भारत के साथ संवाद करने की बात है। आतंकवादी विरोधी सहयोग का जिक्र है, जिसमें पहलगांव हमले का संदर्भ भी है, और WTO सुधार पर मिलकर काम करने की बात कही गई है। देखिए, आतंकवादी विरोधी सहयोग, ये तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि दोनों ही इससे पीड़ित रहे हैं। हाँ, ये तो जरूरी है। WTO सुधार पर मिलकर काम करने की मंशा भी अच्छी है, लेकिन यहाँ फिर वही सवाल उठता है जो स्रोत उठा रहा है। जब EU ने खुद व्यापार के शस्त्रीकरण का, जैसे अमेरिकी टैरिफ्स का, उतना पुरजोर विरोध नहीं किया, तो ये सुधार कैसे संभव होगा? ये विरोधाभास है। बिल्कुल। सुरक्षा और रक्षा साझेदारी की बात भी दिलचस्प है, लेकिन ये फिर उसी सॉफ्ट बनाम हार्ड पावर वाले अंतर पर आकर अटक जाती है। भारत को ठोस क्षमताओं की जरूरत है, जबकि EU का जोर ज्यादातर संवाद और मानकों पर रहता है। और ये यूरो अटलांटिक और इंडो पैसिफिक के बीच समन्वय, इसका भारत के लिए क्या मतलब है, जो नेटो सदस्य नहीं है? हाँ, यही सवाल है। ये भारत के लिए कितना फायदेमंद है, ये स्पष्ट नहीं है। इस समन्वय का ठोस मतलब क्या होगा जमीन पर, ये एक अहम सवाल है। और रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भी EU का रुख तो काफी सख्त है, जबकि भारत के रूस से ऐतिहासिक संबंध है और उसने एक संतुलित रुख अपनाया है। इस पर संवाद कैसे आगे बढ़ेगा, ये भी देखना होगा। तो क्या इन सब के पीछे भारत और EU की जो व्यवस्थाएं हैं, उनका मूलभूत अंतर भी एक बड़ी वजह है? बिल्कुल। स्रोत इसी मूलभूत अंतर को रेखांकित करता है। भारत आजादी के बाद बना एक आधुनिक राष्ट्र राज्य है, जिसके लिए संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय हित, जिसे रेज़ॉन डेटा कहते हैं, ये सबसे ऊपर है। हाँ। इसके उलट EU को एक उत्तर आधुनिक अंतर्राज्य इकाई, यानी पोस्ट मॉडर्न इंटरस्टेट एंटिटी के रूप में देखा जाता है, जहां संप्रभुता साझा की जाती है, आंतरिक और बाहरी मामलों का भेद थोड़ा कमजोर पड़ता है। शेंगेन समझौते को देखिए, सीमाएं काफी हद तक अप्रासंगिक हो गई हैं। हाँ, ये सोच का बुनियादी फर्क है। बिल्कुल। और इसके अलावा EU की एक दृश्यता की समस्या भी है। मतलब यूरोपीय आयोग तो पूरे संघ का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अक्सर जो सदस्य देश हैं, उनके अपने द्विपक्षीय हित और संबंध आयोग की भूमिका पर हावी हो जाते हैं। अच्छा, यानी ब्रुसेल्स कुछ कहता है और सदस्य देश कुछ और कर सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। इससे भारत के प्रति एक सुसंगत और एकीकृत नीति बनाना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये तो काफी जटिल तस्वीर उभर रही है। इन सब चुनौतियों और मतभेदों को देखते हुए भारत EU संबंधों का भविष्य क्या दिखता है? आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, इस साझेदारी की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष इन मूलभूत अंतरों को कितना पाठ पाते हैं और एक व्यावहारिक, गतिशील रिश्ता कैसे बनाते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। पहला, एक ऐसा अपडेटेड रणनीतिक एजेंडा बने जो दोनों की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करें और जो नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है उसकी हकीकत को स्वीकार करें। दूसरा, एक व्यावहारिक व्यापार संबंध जिसका आधार एक महत्वाकांक्षी लेकिन यथार्थवादी FTA हो, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। ठीक है। चुनौतियां भी साफ हैं, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। EU को शायद अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों जैसे टैरिफ का ज्यादा खुलकर विरोध करना होगा। साथ ही स्रोत का ये भी मानना है कि अगर EU भारत जैसे अहम साझेदारों के साथ रिश्ते गहरे करना चाहता है, जो रूस के साथ भी अपने संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो उसे अपनी मौजूदा सख्त रूस विरोधी नीति पर भी पुनर्विचार करना पड़ सकता है, जो शायद पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों से ज्यादा प्रभावित है। हाँ, बिल्कुल। अब ये EU के लिए आंतरिक रूप से काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम निचोड़ निकालें, सार क्या है?
वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमारे सुनने वालों को, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? संक्षेप में कहें तो भारत ईयू संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो एक जटिल वैश्विक माहौल और कुछ बुनियादी आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सफलता के लिए रणनीतिक सोच का मेल होना जरूरी है, नजरियों के अंतर को पाटना होगा और व्यवहारिक सहयोग, खासकर एक मजबूत एफटीए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया में ईयू को अपनी वैश्विक भूमिका, अमेरिका के साथ अपने समीकरण और रूस जैसी शक्तियों के प्रति अपनी नीतियों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वो भारत जैसे उभरते शक्ति केंद्र के साथ अपनी साझेदारी की पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल हम सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अगर भारत और ईयू वाकई अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं, तो क्या ये साझेदारी सचमुच 21वीं सदी के भू राजनीतिक नक्शे को मौलिक रूप से बदल सकती है, जैसा कि स्रोत में उम्मीद जताई गई है? और इस बदलती दुनिया में रणनीतिक स्वायत्तता यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी का भारत और ईयू दोनों के लिए असल में मतलब क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों और वैश्विक मामलों में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप इस विषय पर और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। इस तरह के और विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।